नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज का ये एपिसोड जुड़ा हुआ है न्यायपालिका से, सीधे तौर पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। क्योंकि आप न्यायपालिका के खिलाफ कुछ भी यानी कि एक शब्द भी नहीं बोल सकते। और यही एक वजह है कि कुछ सालों से न्यायपालिका के ऊपर लगातार जिस तरीके से विश्वसनीयता की हम बात करें तो विश्वास कम होता जा रहा है। लोग अब न्यायपालिका को भी शक की नजर से देखते हैं। कुछ दिनों पहले एनसीईआरटी में क्लास 8 की एक एसएसटी की जो बुक थी, जिसमें एक चैप्टर था न्यायपालिका से जुड़ा हुआ, और उसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात की। तो अचानक से सुप्रीम कोर्ट तक इस चैप्टर को लेकर अलग अलग जजों की अलग अलग तरीके से जो है वो अपने अंदर दबी हुई चीजें बाहर आने लगी। सरकार से पूछा गया, एनसीईआरटी के ऊपर जो है वो कड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या न्यायपालिका भ्रष्ट नहीं है क्या? और इस सवाल का जब जवाब हम ढूंढने लगते हैं तो फिर महाराष्ट्र की सतारा जो सेशन कोर्ट है उसके एक माननीय जज एक अपराधी को बेल देने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। 2009 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो जो जज साहब थे मित्तल, जिनके दरवाजे पर 15 लाख रुपए पहुंचने थे, लेकिन वो उनके साथी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और ताजा उदाहरण यशवंत वर्मा। तो यशवंत वर्मा, जिसके घर पर करोड़ों रुपए के नोट जो है या नोटों के बंडल जले हुए मिलते हैं, तो शक और गहरा जाता है कि आखिर जज महोदय के घर पर इतना केस जो है वो आया कहां से। यह तो है न्यायपालिका की कुछ भ्रष्टाचार के एग्जाम्पल, या हम कहें कि सवाल। अब हम आते हैं एथिक्स के ऊपर। अब हम आते हैं न्यायपालिका का महत्व क्या है उसके ऊपर। तो न्यायपालिका का महत्व है लोगों को न्याय दिलाना। तो न्याय दिलाने वाली व्यवस्था, और वो व्यवस्था इतनी अपंग है कि इस देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, जिसमें अकेले 4.5 करोड़ केस सेशन कोर्ट में लंबित है। कोई उनकी सुनवाई करने वाला, और जहां सेशन कोर्ट की बात आती है तो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बेशक हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट तक आम आदमी पहुंच जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक आम आदमी की पहुंच नहीं हो पाती है। कारण, क्योंकि वकीलों को भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, और दूसरा, बहुत जल्द उनकी जो है वो सुनवाई भी नहीं होती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर तीस्ता सीतलवाड़, अरुंधति राय, ऐसे लोगों का जब केस आता है, या फिर राशिद इंजीनियर, आप याकूब मेनन की बात कर सकते हैं, अफजल गुरु की बात कर सकते हैं, जो एक तरीके से दानव के जैसी प्रवृत्ति वाले लोग और मानवाधिकार जिनके लिए लड़ाई लड़ता है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं। तो आम आदमी की पहुंच वहां तक नहीं पहुंच होती है। तो न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना, और न्याय किस आधार पर दिया जाता है? तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर। इसलिए नहीं कि सामने वाला व्यक्ति कौन खड़ा है। और उससे भी बड़ी बात कि जो न्यायपालिका अपने आप को सर्वोपरि मानती है, आखिर उनके जजों की सैलरी, उनकी सुरक्षा, उनको घर दिया जाता है, आखिर इसका खर्चा कौन उठाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसका खर्चा यही आम जनता जो है वो उठाती है, जिसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कर देना पड़ता है। और उसी टैक्स के पैसे से इन लोगों का घर चलता है, इन लोगों की सैलरी दी जाती है, गाड़ियां, सुख सुविधाएं, और इनकी सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं कमांडो। और फिर ये लोग जब राजनेताओं को सजा देने की या उनके ऊपर सुनवाई करने की बारी आती है, तो ये उस याचिका से अपने आप को हटा लेते हैं। तो इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्यों नहीं चलना चाहिए? जिस जज का काम है
दोनों पक्षों को सुनकर फैसला देना, वो उससे पीछे क्यों हट सकता है? पीछे हटने का प्रावधान एक ही वजह से हो सकता है कि वो उसके परिवार से रिलेटेड कोई अगर मुकदमा है और कोई व्यक्ति है जिससे आपको यह लगता है कि इससे उसकी न्याय की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे, तो जज अपने आप को उससे हटा सकता है। तो कल दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस महोदया स्वर्णकांता शर्मा और उनकी जो टिप्पणी थी कि भले ही अरविंद केजरीवाल कितनी मेहनत करे, कितनी आरोप लगा दे, कितना ही दबाव बनाने की कोशिश करे, लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई कि वो इस पूरे मुकदमे को सुनेगी और उसके बाद में वो फैसला जरूर देगी। यहां समझ में आता है न्यायपालिका होती क्या है। आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल ने, दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन स्वर्णकांता शर्मा उससे पीछे नहीं हटी और उनको पता है कि यह मामला जो है वो कहां तक रुकेगा। लेकिन दूसरी तरफ 17 अप्रैल जिस दिन नारी शक्ति वंदन पर वोटिंग होने वाली थी, उससे ठीक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आता है और उसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दे दिया जाता है। और जब निर्देश दिया जाता है तो उसके बाद में लोग इसके ऊपर जो वीडियो बना रहे थे, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंटेंट ये था कि नारी शक्ति वंदन का जो श्राप है वो कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर लग चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो चुकी थी। अब एफआईआर की जो प्रक्रिया थी वो बड़ी दिलचस्प भी थी। दिलचस्प इसलिए थी क्योंकि एक इस देश में सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, या हम कहें कि गांधी परिवार का इकलौता वारिस, राजनीतिक वारिस, जिसके ऊपर फैसला देना था, जिसके खिलाफ सुनवाई करनी थी, और उस व्यक्ति का अहंकार, आप परिवार से कहिए या कैसे भी कहिए, एक तरीके से यह है कि इस देश की जिम्मेवारी है कि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए। वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उनके खिलाफ जो मामला जाता है 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, उस वक्त भी ऐसा ही एक मामला आया जिसमें राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मुद्दा उठाया गया, लेकिन रंजन गोगोई ने उसको सुनने से ही इनकार कर दिया। यह है इस देश की व्यवस्था। आप बिना सुने उसको अस्वीकार कैसे कर सकते हैं, जबकि याचक जो है वो कुछ तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और तथ्य क्या थे, मैं सीधे तौर पर कहूं तो बातें घुमाना जो है वो नहीं चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी भले आज जो है वो आंखों के तारे हों कांग्रेस पार्टी के, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा समस्याएं उसी व्यक्ति ने खड़ी की थी, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, या फिर राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला हो। तो यह मामला वहां से उठा था। लेकिन उसके बाद में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है, और वो कार्यकर्ता होता है विघ्नेश शिशिर, जिसकी याचिका जाती है, उसकी खारिज कर दी जाती है, और फिर उसके बाद भी वो याचिका लेकर जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती है तो उस बेंच में जो जस्टिस महोदय होते हैं उनका नाम है सुभाष विद्यार्थी। तो सुभाष विद्यार्थी केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी करते हैं, जवाब मांगते हैं। तो केंद्र सरकार अब जो है वो इसमें शामिल हो जाती है, और केंद्र सरकार जब शामिल होती है तो फिर उसके बाद में केंद्र सरकार को यह जवाब देना था कि राहुल गांधी की नागरिकता का मामला है क्या। तो उसके बाद में केंद्र सरकार पहुंचती है इलाहाबाद हाईकोर्ट, और सीधे तौर पर जस्टिस महोदय सुभाष विद्यार्थी से गुहार लगाई जाती है कि यह जो लिफाफा है जिसमें सारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, उसको बंद कमरे में पढ़ा जाए, सिर्फ वकीलों के सामने। तो यहां पर मामला शक और संदेह ये गहरा जाता है कि अगर इतना कॉन्फिडेंशियल है तो इसका मतलब, क्योंकि अगर राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं था तो वो याचिका उसी दिन खारिज हो जानी थी, और यह आप तय मानकर चलिए कि उस दिन खारिज होना ही था। लेकिन कुछ तो ऐसा था कि जज साहब को इसके बाद में ऑर्डर देना पड़ा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो यहां पर न्यायपालिका की स्वीकार्यता कि राहुल गांधी के दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगले ही दिन 18 अप्रैल को
एफआईआर का जो आदेश था उसको स्थगित कर दिया जाता है। यह इस मामले की नई अपडेट थी और स्थगित इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि एक टेक्निकल पॉइंट लाया जाता है और वो टेक्निकल पॉइंट यह है कि राहुल गांधी को सुनवाई करने का अधिकार है, राहुल गांधी को सुनना चाहिए। जबकि अगर आप कानून के हिसाब से देखते हो तो राहुल गांधी को सुनने का अधिकार है भी और नहीं भी। कोर्ट चाहे तो बिना सुने जो है वो एफआईआर के आदेश दे सकती है और उसके बाद में नोटिस जारी किया जा सकता है कि राहुल गांधी जांच में सहयोग दे, क्योंकि एफआईआर के बाद में कोर्ट की टिप्पणी भी यही थी कि अब इस मामले को सीबीआई हैंडल करेगी, सीबीआई इसकी जांच करेगी। तो मामला यही था, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के मामले में यंग इंडिया एजेएल जो है वो एक कंपनी बनाई गई थी जो कि ब्रिटेन से थी और ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटेन का नागरिक है वही इस तरीके की कंपनी बना सकता है। और अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है तो फिर वो किस हैसियत से भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं और फिर सुख सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। जबकि संविधान में क्या लिखा हुआ है सबको पता है। तो गांधी परिवार एक तरीके से संविधान को जेब में रखकर चलने वाला, जिसके सामने आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका बहुत छोटी नजर आती है। कारण सोनिया गांधी जो इटली की नागरिक होते हुए भारत में मतदान करती थी, तो वो मामला संसद में उठा भी था, बहस भी हुई और अब मामला राहुल गांधी पर आ गया। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस एक रात में ऐसा क्या हुआ कि सुभाष विद्यार्थी को अपना जो आदेश था उसको रोकना पड़ा। और उसके बाद में जो हुआ, उसके बाद में विघ्नेश शिशिर ने जो ट्वीट किए, ट्वीट करने से जज साहब जो है वो या तो इमोशनल हो गए या फिर वो डर गए। ये दोनों आप कह सकते हो। इमोशनल इसलिए हो गए क्योंकि उनको लगा कि न्यायपालिका के ऊपर जो है वो संदेह किया जा रहा है, छवि खराब करने का प्रयास है। तो न्यायपालिका की छवि खराब कौन कर रहा है? आपको आदेश देना था, आप हाईकोर्ट के जज हैं, तो आपको आदेश उसी तरीके से देना था और आपको यह भी पता है कि यह मामला जो है वो राजनीतिक तूल पकड़ेगा। तो फिर इस तरीके की टिप्पणी क्यों? और जब आपने कर दिया और तो उसके बाद में जब विघ्नेश शिशिर की हम बात करते हैं तो उन्होंने जिस संदर्भ में और जो ट्वीट किए आप पढ़ोगे तो उसमें वो किसी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं सार्वजनिक करने की। तो इससे पता चलता है कि मामला उससे भी ज्यादा गड़बड़ है। अब क्या है, ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, विघ्नेश शिशिर को भी बुलाना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसी सुभाष विद्यार्थी ने एक ही दिन में उस केस से जो है वो हटने का फैसला कर लिया। अब वो इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। तो फिर जज बनाने का और जज बनने का अधिकार क्यों दिया जाता है? क्योंकि जज उसी इसलिए बनाया जाता है कि वो फैसला कर सके, भले ही सामने जो है वो कोई भी व्यक्ति खड़ा क्यों ना हो। लेकिन यहां पर इस देश में क्या चल रहा है ये सबको पता है। इसलिए मैंने कहा कि मामला जो है वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से जुड़ा हुआ है। हम बात न्यायपालिका की कर रहे हैं, न्यायपालिका पर शक क्यों है हम उसकी बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि राजनेताओं का प्रभाव जो है वो न्यायपालिका के ऊपर कितना बड़ा होता है। और ऐसा एक मामला नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तियों का जब भी नाम आता है तो जज महोदय जो है वो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। वो सुनवाई करने से भी डरते हैं, हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं। तो यह है भारत की न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका जो है वो पूरा जो है वो छूट देती है राजनेताओं को कुछ भी करने की, किसी भी हद तक जाने की। और यही एक वजह है कि आज तक किसी भी राजनेता को सही तरीके से अगर आप देखोगे तो सजा नहीं हुई। लेकिन एक आम आदमी 100 रुपए से 300 रुपए की बेईमानी के चक्कर में जो है वो इसी न्यायपालिका के 10 से 15 साल जो है वो जेल में बिता कर आते हैं। ये फर्क है प्रभाव का, और इसको जो है वो हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ जो है वो तथ्य सामने रखने का प्रयास किया है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आप और हम लोग जो है वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका कारण आप सबको जो है वो पता भी है। तो इस मामले में अब क्या होगा, इस मामले में सिर्फ और सिर्फ लिपापोती होगी और आने वाले समय में एक फाइल जो है वो और बंद हो जाएगी और राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल करेगी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। जब चुनावों के संदर्भ में
रैलियां या कोई जो है वो चुनावी आरोप प्रत्यारोप होंगे, तब राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जाएंगे और कांग्रेस पार्टी जज साहब की इसी टिप्पणी का हवाला देते हुए अपने आप को जो है वो क्लीन चिट देती हुई दिखाई देगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।